तारीख 6 अगस्त 1945। समय सुबह के 8:15। और एक धमाका, एक ऐसा धमाका जिसने कुछ सेकंड्स में जापान के लाखों लोगों को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया। ये सुबह जापान के इतिहास में सबसे भयानक और दर्दनाक सुबह थी। लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल को रवाना हो रहे थे। आम जिंदगी घरों और सड़कों पर रोज की तरह अपने कामों में बिजी थी। लेकिन अचानक लोगों ने आसमान से कुछ गिरता हुआ देखा, जो कुछ सेकंड्स में जमीन पर आ गिरा, जिसके जमीन को छूते ही एक बड़ा धमाका हुआ। चारों ओर केवल धुआं दिख रहा था, आग का एक बड़ा गोला दिख रहा था, चारों ओर तबाही दिख रही थी। एक पल को ऐसा लगा जैसे सूरज खुद जमीन पर उतर आया है। उस समय इन एक्सप्लोजन पॉइंट्स का तापमान कुछ 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसके बाद अगस्त 9, 1945 को 11:02 बजे आसमान से दूसरी तबाही जापान की धरती पर आ गिरी, जिसके बाद जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने हथियार डाल दिए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ। इस तरह दुनिया ने पहली बार एटॉमिक बॉम्ब की तबाही और दूसरे विश्व युद्ध के भयानक अंत को देखा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण थी। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर ये शुरू कैसे हुई? आखिर इतिहास में इतनी बड़ी जंग एक बार फिर क्यों लड़ी गई? हिटलर को ही क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिम्मेदार माना जाता है? क्यों हिटलर के नाजीवाद ने वर्ल्ड वॉर 2 जैसी जंग को जन्म दिया? और आखिर कैसे दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए बनाए गए लीग ऑफ नेशंस को बुरी तरह फेल होते देखा गया? वर्ल्ड वॉर 2, जिसे हम ग्लोबल वॉर के नाम से भी जानते हैं, इस वॉर को काफी बड़े लेवल पर लड़ा गया, जिसमें सभी बड़ी पावर्स ने पार्टिसिपेट किया। इस वॉर में दुनिया 2 भागों में बटी हुई पाई गई, एकदम वर्ल्ड वॉर 1 की तरह। बस वहां एलाइज और सेंट्रल पावर्स के बीच जंग थी, और यहां एलाइज और एक्सिस पावर्स के बीच। इस जंग को टोटल वॉर का भी नाम दिया गया, जिसका रीजन वॉर में मेनली सिविलियंस का इन्वॉल्वमेंट था। यानी इस वॉर से पहले सिविलियंस को जंग का पार्ट नहीं बनाया जाता था, लेकिन यहां सिविलियंस को भी नहीं बख्शा गया। इस वॉर में सिविलियंस ने भी अपने देश का साथ देने के लिए जो बन पड़ा किया, जिस कारण सभी देश कॉमनर्स को भी जंग का हिस्सा मानने लगे। आर्मीज ने लोगों के घरों, हॉस्पिटल्स, शेल्टर्स और पब्लिक प्लेसेस पर भी बमबारी की, जिससे आर्मी की मदद करने वाले लोगों का भी खात्मा हो सके। इस वॉर में सभी देशों ने अपने हर रिसोर्स को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया था, जिसमें देश की इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज, साइंटिफिक कैपेबिलिटीज, एयरफोर्स और आर्मी खास तौर पर आते हैं। इस जंग की शुरुआत की तारीख को लेकर भी एक डिबेट रही है। कुछ लोगों का कहना है कि वॉर 1 सितंबर 1939 को शुरू हुई, लेकिन कुछ लोग इसकी शुरुआत 1937 के सीनो जापानी वॉर को ही मानते हैं। इसका अंत एटॉमिक बॉम्ब अटैक के साथ अगस्त 1945 को हुआ, जब जापान ने सरेंडर कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करीब 60 से लेकर 80 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें 50 मिलियन लोग सिविलियंस थे और 25 मिलियन सोल्जर्स। दुनिया में इसके बाद और इससे पहले इतने बड़े नंबर्स में कभी इतने लोगों की जान नहीं गई थी, जिस वजह से इस वॉर को डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में दुनिया 2 गुटों में बट गई थी, जिसे अलायंस के नाम से जानते हैं। पहली पावर का नाम था एलाइज पावर, जिसमें यूके, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, पोलैंड, युगोस्लाविया और ग्रीस आते थे। दूसरी थी एक्सिस पावर, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान आते थे। वैसे आपको बता दें कि इटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलाइज पावर के साथ था, लेकिन कुछ चीजों को लेकर मनमुटाव के कारण उसने अपना पाला बदल लिया था। जर्मनी अच्छे लेवल पर डेवलपमेंट कर रहा था, जिससे इसकी इकोनॉमी भी काफी स्ट्रांग थी। जर्मनी एक पावरफुल नेशन था, इतना कि वॉर के बारे में जानकर भी जर्मनी बिल्कुल नर्वस नहीं हुआ। इसका एक कारण यह भी था कि जर्मनी अपनी आर्म्ड फोर्सेस पर भर भर के पैसा लगाता और उन्हें बड़ा और स्ट्रांग करता जाता। जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लड़ने से पहले ही अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में अलाइज पावर ने सेंट्रल पावर्स को बुरी तरह हरा दिया। सेंट्रल पावर्स में कॉमनली जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और ऑटोमन एम्पायर आते थे।
जिसमें जर्मनी के साथ सबसे बुरा बर्ताव किया गया। जीते हुए देशों ने हारने वाले देशों को कहीं का नहीं छोड़ा। यूके, फ्रांस और रशिया ने हारने वाले देशों के टुकड़े कर दिए और उन्हें आपस में बांट लिया। 1918 के एंड तक जर्मनी केवल एक हारा हुआ, टुकड़ों में बटा देश था, जिसके पास एलाइज देशों की डिमांड्स मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वॉर ने जर्मनी की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ के लोगों को बर्बाद कर दिया और उन्हें अलग अलग देशों का हिस्सा बना दिया गया। वॉर के बाद जर्मनी में पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस आए। जर्मनी के लोगों में एक डिफरेंस देखने को मिला। रिच और पुअर में एक ह्यूज गैप आ गया था, जिससे सोशल अनरेस्ट बढ़ता चला गया। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट और कई डिजीजेस भी देखी गई। कई लोग तो केवल भूखमरी और बीमारियों के चलते ही मारे गए। जर्मनी के पास अपना देश चलाने के लिए न तो सरकार थी, न ही पैसा, जिसके कारण यह देश डूबता चला गया। इस देश के रिसोर्सेज भी ऑलमोस्ट फ्रांस और बाकी देशों ने बांट लिए थे। जीते हुए देशों ने जर्मनी के साथ तरह तरह की ट्रीटी साइन की थी, जिसमें इतने कड़े नियम थे जो किसी भी देश को बर्बाद कर सकते थे। वर्ल्ड वॉर 1 के एंड में जब जर्मनी हार गया तो एलाइड कंट्रीज ने जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन की, जिसमें काफी हार्श और ह्यूमिलिएटिंग प्रोविजंस थे। ट्रीटी ऑफ वर्साई 28 जून 1919 को ऑफिशियल वॉर एंड के नाम से साइन की गई, जिसमें जीतने वाले सभी देशों ने अपनी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए डिमांड्स रखी। लेकिन इन सब में फ्रांस ने सबसे हार्श डिमांड्स रखी। वो इसलिए क्योंकि अगर आप यूरोप के मैप पर नजर डालेंगे तो देखेंगे कि फ्रांस और जर्मनी का बॉर्डर आपस में जुड़ा हुआ है। इसके लिए फ्रांस ने सबसे पहले ट्रीटी ऑफ रिपरेशंस, डीमिलिटराइजेशन ऑफ द राइनलैंड रीजन और द वॉर गिल्ट क्लॉज की डिमांड की। आपको बता दें कि राइनलैंड जर्मनी और फ्रांस के बीच का एरिया है, जो कि जर्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी था। फ्रांस ने जर्मनी को वॉर गिल्ट बताया और वॉर में हुए लॉस को पे करने को कहा। जर्मनी पर उस टाइम करीब 6.6 बिलियन पाउंड्स का पेमेंट थोपा गया था। इन सारी डिमांड्स ने जर्मनी के लोगों में गुस्सा भर दिया। वे इस ट्रीटी के एकदम खिलाफ थे। इस ट्रीटी ने उनमें बदले की एक भावना जगा दी थी। ट्रीटी ऑफ वर्साई की डिमांड्स को मानने के अलावा वाइमर रिपब्लिक के पास और कोई चारा नहीं था। पीस ट्रीटी के कारण ही जर्मनी ने अपनी ओवरसीज कॉलोनी, 13% पॉपुलेशन, 75% आयरन और 26% कोल खो दिया था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस को इस्टेब्लिश किया गया था। लीग का काम दुनिया में पीस और हार्मनी इस्टेब्लिश करना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसे 1919 में एक पीस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर बनाया गया था, लेकिन इसे एक फेलियर के रूप में देखा गया। कई देशों ने इसे ज्वाइन ही नहीं किया और जिन्होंने किया वे बाद में इसे छोड़कर चले गए। वॉर के बाद जर्मनी पहले ही काफी परेशानियों और इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। बाकी बची कुची कसर ट्रीटी ऑफ वर्साई और वॉर गिल्ट ने पूरी कर दी थी। ट्रीटी के हार्श सैंक्शंस ने वहां के लोगों को काफी बुरी हालत में पहुंचा दिया। अपने देश के लोगों की हालत देख के वहां की गवर्नमेंट ने दबाकर पैसा छपवाया, जिसने जर्मनी की हालत और खराब कर दी। खैर, एक समय तो ऐसा आया कि जर्मनी में हर इंसान के पास भर भर के पैसा था। लोग कार्ट लोड्स पैसे से भर भर के केवल एक ब्रेड का पैकेट खरीदने जाया करते थे। जर्मनी की इतनी खराब हालत देखकर अमेरिका ने जर्मनी की मदद के लिए डॉस प्लान को लॉन्च किया। 1929 में अमेरिका का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया। इस इंसिडेंट ने दुनिया में मंदी का दौर ला दिया था। 1932 तक जर्मनी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% तक कम हो गया, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट छाने लगा। अनएम्प्लॉयमेंट इस कदर अपने चरम पर था कि करीब 6 मिलियन लोग उस समय जर्मनी में अनएम्प्लॉयड घूम रहे थे। लोगों ने सड़क पर नारे लगाने शुरू कर दिए। लोग बड़े बड़े बैनर लेकर विलिंग टू डू एनी वर्क लिखकर काम मांगने लगे, जिसके बाद फाइनली हिटलर इन सभी सिचुएशंस का फायदा उठाता है। वर्ल्ड वॉर 2 का जिम्मेदार हिटलर था, ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कैसे? ग्रेट डिप्रेशन के बाद जर्मनी की हालत नाजुक थी। हिटलर ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी पार्टी का प्रचार करने लगा। उसने अपना नाजी प्रोपेगेंडा चलाया और ज्यादा से ज्यादा जर्मन्स को
अपनी बात में फंसा लिया। हिटलर ने लोगों से वादा किया कि वो जर्मनी की किस्मत को बदल देगा। जर्मनी की जनता हिटलर की बातों से प्रभावित हुई, जिसके बाद जर्मनी में चुनाव हुए और हिटलर की नाजी पार्टी उसमें जीत गई। जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया, जिसके बाद हिटलर जर्मनी में एक इनेबलिंग एक्ट लेकर आया, जिसके पास होने के बाद जर्मनी एक डिक्टेटर कंट्री बन गया। हिटलर के हाथ में सत्ता के आते ही इसने जर्मनी का पूरा रूप ही बदल के रख दिया। इसने सबसे पहले 1933 में जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से बाहर किया, फिर 1938 में राइनलैंड को वापस अपने कब्जे में किया। साथ ही ऑस्ट्रिया और जर्मनी को दोबारा एक किया गया। 1 सितंबर 1939 को हिटलर पोलैंड पर हमला बोल देता है। इस हमले के लिए भी जर्मनी एक अच्छा खासा प्लान बनाता है। प्लान के सक्सेसफुल होते ही जर्मनी पोलैंड पर हमला बोलता है, जिसके बाद 2 दिन के अंदर ही इस वॉर में फ्रांस और यूके भी पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके बाद 3 सितंबर को यूके और फ्रांस जर्मनी पर अटैक कर देते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और कनाडा भी शामिल हो जाते हैं। वॉर की शुरुआत में जर्मनी के साइड से जापान और इटली होते हैं। वॉर की शुरुआत में हिटलर समझदारी दिखाता है और सोवियत यूनियन के साथ हाथ मिला लेता है। दोनों देशों ने पोलैंड पर एक साथ हमला किया और जीतने के बाद उसे आपस में आधा आधा बांट लिया। दूसरी ओर हिटलर की ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी हासिल करने की चाह और बढ़ती जा रही थी, जिस कारण वह अप्रैल 1940 में डेनमार्क और नॉर्वे पर भी हमला बोल देता है। लेकिन अब जर्मनी फ्रांस के लगातार इन्वॉल्वमेंट से काफी परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो फ्रांस पर अटैक करने का प्लान बनाता है। 14 जून तक फ्रांस के पेरिस तक पहुंच जाते हैं और फ्रांस को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देते हैं। जर्मनी का फ्रांस को केवल कुछ दिनों में हराना बहुत बड़ी बात थी। जुलाई में जर्मनी और यूके के बीच बैटल ऑफ ब्रिटेन शुरू हो जाती है। ब्रिटेन हार मानने को तैयार ही नहीं था। इसी बीच जर्मनी, इटली और जापान के ट्रिपरटाइट पैक्ट को हंगरी, स्लोवाकिया और रोमानिया भी ज्वाइन कर लेते हैं। 1940 तक वर्ल्ड वॉर 2 में पूरे यूरोप में हिटलर की मदद के लिए हर कोई तैयार था, लेकिन अपनी पावर के नशे में हिटलर यहां एक गलती कर देता है, जिसके कारण जर्मनी वॉर हार जाता है। हिटलर 1941 में सोवियत यूनियन पर वॉर डिक्लेयर कर देता है, जिसके लिए ऑपरेशन बारबरोसा चलाया जाता है। हिटलर सबसे पहले अपने और सोवियत यूनियन के साथ की गई रिबेंट्रॉप पैक्ट को तोड़ देता है। हिटलर को लगता है कि सोवियत यूनियन को आराम से हरा देगा, लेकिन सोवियत यूनियन में बहुत ही भयानक बर्फबारी होने लगी, जिसमें जर्मन सेना का बुरा हाल हो गया। सोवियत आर्मी पूरी जर्मन आर्मी को उल्टे पांव बर्लिन तक खदेड़ देती है। वैसे अमेरिका अब तक वॉर से बाहर रहता है, लेकिन जापान पैसिफिक ओशन में अमेरिका के पर्ल हार्बर नाम के आइलैंड पर बॉम्बिंग कर देता है। हिटलर को दिख रहा होता है कि अब उसका वॉर पर से कंट्रोल छूट रहा है। जब उसे खबर मिलती है कि जर्मनी वॉर में हार गया है, वो खुद को और अपनी वाइफ को शूट कर देता है। हिटलर की मौत की खबर जैसे ही न्यूज में आती है, जर्मनी सरेंडर कर देता है, लेकिन जापान अभी भी हार नहीं मानता। अमेरिका जापान की 2 जगह हिरोशिमा और नागासाकी पर एक एक करके न्यूक्लियर अटैक करता है, जिसके बाद जापान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। 2 सितंबर 1945 को जापान सरेंडर कर देता है। वर्ल्ड वॉर 2 से पूरी दुनिया ही बुरी हालत में होती है। पूरी दुनिया ने पहली बार किसी न्यूक्लियर वेपन का इतना खतरनाक इस्तेमाल देखा। वॉर के एंड में मिलियंस ऑफ लोग मारे गए, मिलियंस ऑफ लोग होमलेस हो गए। यूरोपियन इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। इस वॉर के बाद कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म भी खत्म हो गया। जर्मनी और इटली में डिक्टेटरशिप भी खत्म हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अफ्रीका और एशिया में फ्रीडम मूवमेंट्स काफी तेज हो गए। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम इंडिया ब्रिटेन के अंडर आता था, जिससे वो ऑटोमेटिकली एलाइज पावर का पार्ट बन गया था। इंडिया से करीब 2.5 मिलियन सोल्जर्स एक्सेस पावर के खिलाफ लड़े थे, जिसमें से करीब 87,000 इंडियन ट्रूप्स ने अपनी जान गंवा दी थी।
ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के खाने पीने का सामान वगैरह लंदन एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 1943 में बंगाल में अकाल आ गया, जिसमें लगभग 30 लाख आम आबादी भूख और बीमारियों से मारी गई। हालांकि युद्ध समाप्ति के बाद भारत में भारत छोड़ो आंदोलन अब जोरों पर था और युद्ध में हुई बर्बादी के बाद ब्रिटिश सरकार भी इसे दबाने में असमर्थ महसूस कर रही थी। तब जाके कहीं 1947 के अगस्त में भारत ब्रिटिश के चंगुल से मुक्त हुआ। हमें उम्मीद है कि वर्ल्ड वॉर 2 का ये इंफॉर्मेशन वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।